लेकिन सच तो यह है, क्या भारत के समक्ष चुनौती पैदा कर सकता है ट्रंप की रणनीति? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिका की विदेश नीति लगातार बदलते वैश्विक समीकरण के बीच भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों पर केंद्रित है। क्या ट्रंप प्रशासन की नीतियां आर्थिक हितों, व्यापारिक दबावों और सामरिक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं? क्या वे भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, परंतु पाकिस्तान और चीन को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं? ये नीतियां अस्पष्ट और अस्थिर दिखाई देती हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजेंगे आज। तो सबसे पहले आप समझिए भारत के समक्ष चुनौती कौन सी है। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन समीकरण अपने हित सुरक्षित रखे या इसके लिए भारत की लचीली दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी? तो चलिए समझ लेते हैं। तो यह कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे तो इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अलास्का ने न ही इतिहास बदला न भूगोल, बल्कि पुतिन एक विजेता की मुद्रा में अमेरिका की धरती से क्रेमलिन वापस आ गए। इससे यूरोपीय देश सदमे में आ गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे ट्रंप स्वयं अलास्का में रेड कारपेट बिछाकर पुतिन का स्वागत करें। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया, जिन्होंने फरवरी में व्हाइट हाउस में बैठाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खरी खोटी सुनाई थी। इस बार ज़ेलेंस्की अकेले नहीं आए, बल्कि यूरोपीय नेताओं के साथ लेकर आए और अमेरिका की सिक्योरिटी का वादा लेकर आए। परंतु डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ट्रम्पिज्म पे चलती है, मूल्यों और रणनीति से नहीं। इसलिए उनसे उम्मीद करना ज़ेलेंस्की को भारी पड़ सकता है। ऐसा ही इंडो पैसिफिक के संदर्भ में कहा जा सकता है। और दक्षिण एशिया में भी डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तानी जनरल के जरिए इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, ताकि दक्षिण एशिया को उसी तरह से प्रयुक्त किया जा सके जिस तरह से शीतकाल में प्रयुक्त किया गया था। यदि ऐसा हुआ तो क्या ट्रंप दक्षिण एशिया के आंगन में शीत युद्ध नहीं ले आएंगे? दरअसल ट्रंप की विदेश नीति उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलती, जिसमें दुनिया में हो रही दुर्घटनाओं और वैश्विक उथल-पुथल के लिए खास जगह नहीं है। यही कारण है ट्रंप की विदेश नीति अप्रत्याशित अथवा चौंकाने वाली रहती है, जिसके शिकार न केवल दुनिया के देश हो रहे हैं, बल्कि स्वयं अमेरिका भी हो रहा है। यह बात केवल अलास्का के संदर्भ में नहीं कही जा सकती, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी कही जा सकती है। क्या यह अमेरिका की परंपरागत विदेश नीति बहुत अधिक भटकी हुई इसके द्वारा पारंपरिक तौर पर खींची गई रेखाओं के आसपास ही है? इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले अमेरिका की विदेश नीति इतिहास पर नजर डालने की आवश्यकता है। 14 फरवरी 1972 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा कर निक्सन को सलाह दी, रूसियों की तुलना में चीन अधिक खतरनाक है। वास्तव में लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वे अधिक खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि 20 वर्ष बाद अपना उत्तराधिकारी यदि वह अपनी तरह बुद्धिमान हुआ तो चीनियों के विरुद्ध रूसियों की ओर झुक जाएगा। ट्रंप 45वें राष्ट्रपति के रूप में
शुरुआत की तरफ झुकते दिखे, लेकिन बाद में बदल गए। अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में मुख्य वैसा ही दिखा रहे हैं जैसा 19वीं शीतकाल के दौरान वाशिंगटन मॉस्को त्रिकोणीय समीकरण बेहद प्रभावशाली रहा। 1950 के दशक में आइजनहावर प्रशासन ने चीन के नेता माओ त्से तुंग और सोवियत संघ के निकटा ख्रुश्चेव के बीच दरार डालने की कोशिश में रूसियों से बेहतर संबंध रखे। चीन पर अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक कठोर थे, लेकिन सोवियत संघ की यात्रा कर सकते थे, लेकिन बीजिंग का जाना प्रतिबंधित था। इस नीति से के कुछ परिणाम निकले और साइनो सोवियत विभाजन के बीच की दूरी बनाने में सफलता मिली। अक्टूबर 1949 में जब ख्रुश्चेव, आइजनहावर व कैंप डेविड में मुलाकात कर लौटे तो वो बीजिंग पहुंचे और यह संदेश दिया कि अमेरिका के साथ सोवियत संबंध सुधारे हैं, इसलिए मॉस्को चीन को परमाणु बम बनाने की मदद करने का समझौता तोड़ देगा। इसके 10 वर्षों बाद निक्सन ने आइजनहावर की नीति पलट दी और अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बीजिंग को शामिल कर दिया। कुछ वर्ष बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर इस नीति को आगे बढ़ाया। सोवियत प्रभाव को दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने से रोकने के लिए कार्टर प्रशासन ने वियतनाम पर आक्रमण को मौन स्वीकृति दी, जो जनवरी 1969 के देंग शियाओपिंग का ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा के तुरंत बाद हुई। इसके बाद अमेरिकी सरकारें, चाहे वे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, में अंगोला, अफगानिस्तान, कंबोडिया में सोवियत संघ के खिलाफ चीन के साथ मिलकर प्रॉक्सी युद्ध लड़ी, जिसने सोवियत शक्ति को बुरी तरह कमजोर किया, जिससे सोवियत संघ पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद अप्रत्याशित कैसे कहें, यह तो वाशिंगटन की कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा लगता है। वाशिंगटन ने अपनी नीतियों को विभिन्न राष्ट्रपतियों के कालखंड में परिवर्तित किया, लेकिन ट्रंप 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे, कुछ कदम दाएं बाएं चलते दिखे। यदि पूरे परिवेश को ध्यान में रखकर दक्षिण एशिया तक आए तो मोटे तौर पर 2 बातें दिखेंगी। पहली, यह ट्रंप की चीन से तकरार वास्तविक ट्रंप प्राच्यवादी अधिक है। दूसरा, यह ट्रंप पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बीच आए बगैर पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं और अब पाकिस्तान के बीच भारत की अनिच्छा के बावजूद हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ताकि यह संदेश दे सके कि भारत दक्षिण एशिया का नेता नहीं बल्कि उनके गाइडेंस पर दक्षिण एशिया के लिए अपनी नीतियां बनाता है, उन्हें लागू करता है। अन्यथा ट्रंप लोकतांत्रिक नेताओं के विपरीत पाकिस्तान की उस जनरल को बुलाकर इतना सम्मान क्यों देते जो पहलगाम घटना के लिए सीधे जिम्मेदार थे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आतंकी कैंप के बिना संरक्षण से चल ही नहीं सकती। इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति मागा मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट अगेन वह बैनर है जिसके ट्रंप भय और शक में कारोबार कर रहे हैं। पहले भारत और अमेरिका रिश्तों की बात करते हैं। 21वीं सदी में निर्मित हुए वैल्यू एडिशन हुआ। वे कारोबारी रिश्तों से मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक पहुंच गए, लेकिन पोखरण 2 जिसे ऑपरेशन शक्ति 1998 के कुछ समय Tonight we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East,
We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. की पहल सिविल न्यूक्लियर डील से होते हुए बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट और फिर 2+2 वार्ता तक पहुंची। इसी बीच दोनों देशों के साथ जापान ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड डायलॉग की स्थापना की, जिसका खुले तौर पर उद्देश्य इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ओपन एक्सेस था, लेकिन छुपा कम से कम अमेरिका से उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीन गतिविधियों को नियंत्रित करना था। साथ ही गैर नाटो देश होते हुए भी अमेरिका ने STA1 मतलब कंट्रीज एंटाइटल्ड टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की श्रेणी प्रदान की। भारत MTR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में शामिल करने में मदद की। यह दर्शाता है कि भारत और अमेरिका बिजनेस पार्टनर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक सफर तय कर गए, लेकिन उस केमिस्ट्री में निर्मित हुआ साम्य अब लड़खड़ा रहा है और बॉन्डिंग बिखरने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही। इसका कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनकी मनोदशा है। वे आजकल नई दिल्ली की बजाय इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ नई केमिस्ट्री बनाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसी वजह क्या हो सकता है यदि वाशिंगटन बीजिंग इस्लामाबाद ट्रायंगल आकार लेगा तो भारत को क्या असर पड़ेगा। किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली यह कि 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। रूस से तेल खरीदने पर पेनाल्टी लगाने के बाद कही उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर लिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है। अपनी डेड इकोनॉमी को लेकर खूब डूब गए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उसमें टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक। यही नहीं, अलास्का की मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से यह कहा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए हम उस पर 50% टैरिफ लगाए, लेकिन भारत से ज्यादा तो चीन रूस तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए हम उस पर 50% की टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत से ज्यादा तो चीन रूस तेल खरीद रहा है। इसी संदर्भ में भी यूरोप भी ट्रंप के चीन पर उल्टे कदम चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि ट्रंप मागा की छतरी के नीचे स्वयं ग्लोबल लीड की भूमिका में आना चाहता है, जो कि वे हैं दुनिया ट्रंप को विश्वास की नज़र से नहीं शंका की नज़र से देखती है। ऐसे में ट्रंप के पास एक ही उपाय है, टैरिफ वॉर के साथ साथ कुछ और ट्रेड और टैरिफ इंस्ट्रूमेंटल का इस्तेमाल कर दबाव बनाना। ग्लोबल इकोनॉमी डॉलरीकृत होने के कारण ऐसा करने में सफल भी हो जा रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए वैकल्पिक मुद्राएं उपलब्ध होती हैं तो ऐसा कदापि नहीं कर पाते। यही कारण है कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ बनती कोई भी संभावना ट्रंप और उसके अमेरिका को डरा देती है। ब्रिक्स ने जैसे ही अपनी करेंसी चलाने की बात उठाई तो ट्रंप प्रतिबंधों की धमकी देने लगे। क्यों ना डरे, डॉलर अमेरिका का वह तोता है जिससे उसकी जान बचती है। अमेरिका की मोनोपोली टूटते ही अमेरिका टूटने लगेगा
इसलिए नई करेंसी के आने की सुगबुगाहट ही उन्हें अंदर से डरा देती और डॉलर की असल लड़ाई रेनबिंगी चीनी मुद्रा से है। फिर भी वे चीन के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं, आखिर क्यों? दूसरी बात यह है, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ट्रेड डील की घोषणा करके भारत के मुंह चिढ़ाने की कोशिश की। विचार कीजिए, जो देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज के सहारे जी रहा है, ट्रंप उसके पींगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई तो वजह होगी। गौर से देखो तो एक ही वजह दिखेगी, वह है पाकिस्तान और चीन के जरिए भारत पर दबाव। तो क्या ट्रंप अनएथिकल गेम खेल रहे हैं, जो कम से कम आने वाले समय में दक्षिण एशिया को फिर वहां पहुंचा सकता है जहां 1950 के दशक में पहुंच गया, अर्थात शीत युद्ध की चपेट में? संभावना है, क्योंकि मागा में अफगानिस्तान की पीड़ा तो निहित है, चीन की पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता भी निहित है। ट्रंप पाकिस्तान में अमेरिका के लिए शायद वही जगह ढूंढ रहे हैं जो वॉर इंड्यूरिंग फ्रीडम के समय तय कर रही थी। जनरल मुनीम को लंच और फिर ऑयल रिसोर्सेज को विकसित करने का सपना दिखाना। ट्रंप इसके जरिए भारत को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ट्रेड और एक्सटर्नल पॉलिसी अपने हिसाब से सेट करे। तीसरी बात यह है, ट्रंप पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चीन पर क्यों चुप हो गए? ध्यान रहे कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन पर 90 दिनों का पॉज लिया। लेकिन ट्रंप ने यह कदम चीन के खिलाफ उठाया तो चीन ने भी अमेरिका पर 145% तुलना में 125% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चीन ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि इस ट्रेड वॉर के पीछे नहीं हटने वाला है, वह अंत तक लड़ेगा। हुआ यह कि चीन तो इस टैरिफ शॉक के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका नहीं। दरअसल ट्रंप तो मागा और अमेरिका फर्स्ट के नशे में थे, लेकिन जब अमेरिका आयातक का दिवाला निकलने लगा और अमेरिका कंज्यूमर ट्रंप के खिलाफ होने लगे, तो ट्रंप ने घुटने टेक दिए। चीन तो अभी इस मंत्र पर कायम है। शायद यही कारण है ट्रंप अब चीन की टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, बल्कि वे शी जिनपिंग से मिलकर ट्रेड डील करना चाहते हैं। वैसे भी चीन ट्रंप के लिए एक मुद्दा है, लेकिन वो इसके खिलाफ तनकर खड़े नहीं रह सकते। वे अपने मागा एजेंडे में चीन को सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन बताते हैं। उसके साथ सीधे युद्ध की बात नहीं करते, वे उसके साथ कोल्ड पीस की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। यही कारण है कभी चीन राष्ट्रपति को दोस्त शी कहते हैं, कभी तानाशाह कहते हैं, क्योंकि वो चीन से डर रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी सीनेटर मिच मैककोलन और क्रिस कूल्स एक लेख लिखा। इस लेख में चीन का मुख्य फोकस था। उसके अनुसार चीन के नौसैनिक तैयारियां अविश्वसनीय गति और बड़े पैमाने पर अमेरिका की घटती हुई क्षमता और नौसैनिक तनाव या मौजूद बेड़े को बनाए रखने की अक्षमता को उजागर करती है। अमेरिका के लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रयास करे कि बाल्टिक से लेकर ग्लोबल साउथ, इंडो पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट सभी के लिए अधिक समक्ष या सहयोगी बनाए। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका चीन को ग्लोबल साउथ के लीडर
के रूप में स्वीकार कर इंडो पैसिफिक में एक नई कहानी लिखना चाहता है। ट्रंप की अर्थमेटिक्स में इंडो पैसिफिक में चीन एक शत्रु के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र में ज्यादा अनुकूल बैठा है। यदि ऐसा हुआ तो ताइवान का क्या होगा? इससे सबसे बड़ी इंडो यूएस जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन 2015 का क्या होगा, जिससे स्पष्ट किया कि चीन हिंद महासागर और ट्रांस पैसिफिक यानी इंडो पैसिफिक और भारत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। एक बात और, ट्रंप ना तो विश्वासवादी यानी ग्लोबलिस्ट है, ना ही एकांतवादी यानी आइसोलेटिस्ट, और ना ही क्षेत्रीय प्रभाव वाले क्षेत्र रीजनल स्फीयर के समर्थकों पर विश्वास करने वाले हैं। सिर्फ ट्रंपवादी हैं। उन्हें ट्रंपिज्म या ट्रंपवाद के अतिरिक्त कुछ और जचता नहीं है और दुनिया इसे समझ चुकी है। फिर भी उसे उनकी विदेश नीति 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। शक्ति और सौदेबाजी, कुछ ये पहली रणनीति है, कुछ हद तक स्पष्ट कर सकती है। पहली श्रेणी में वे रूस जैसी शक्तियां आती हैं। दूसरी श्रेणी में भारत, ब्राजील और दक्षिण एशिया को रखा जा सकता है। तीसरी श्रेणी में वे गरीब देश हैं जो बड़ी शक्ति ग्रेट गेम का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं। रूस व चीन अमेरिकी संबंध जटिल और टकरावपूर्ण रहे। आज के समय में यदि यूक्रेन, इजराइल, सीरिया, तुर्की, उत्तर कोरिया, ताइवान जैसे देशों को भी जोड़ दें तो हेड एंड टेल कहा गया है, तो मामला और जटिल हो जाता है। ट्रंप की जिम्मेदारी यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने और इजराइल पर नियंत्रण स्थापित कर फिलिस्तीन शांति लाने की हो जाती है। यहाँ ट्रंपिज्म फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा है। यही वह रास्ता है जो उन्हें शांति और नोबेल पुरस्कार है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान बेचारा भले ही ट्रंप के शांतिवाद ढोल पीट रहा हो, लेकिन सच तो यह है, तभी तो पहले चीन को टैरिफ से डराने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने पलटवार कर दी इतना डर गए कि एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दिया और यही ने उन्होंने एनवीडिया चिप्स के निर्यात हटाकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को कमजोर कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान ट्रंप का स्वागत कर रहा है, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसा कि भारत डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी शिकस्त दे रहा है। खैर यह ट्रंप और पाकिस्तान का उथलापन है, लेकिन चीन चुप है। इस चुप्पी की वजह वेट एंड वॉच है अथवा कुछ और। इतना भी तय है कि चीन यह बिल्कुल नहीं चाहेगा अमेरिका फिर से पाकिस्तान की वैसी एंट्री ले जैसा 1950 के बाद कायम रही। हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा, लेकिन पाकिस्तान को ट्रंप कार्ड थमाने का मतलब शीत युद्ध जैसी व्यवस्था के आंगन तक दक्षिण एशिया को पुनः ले जाने का प्रयास है। शायद इसे देखते हुए सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त करने के साथ दक्षिण और मध्य एशिया का विशेष दूत भी नियुक्त किया। विशेषज्ञों का मानना है अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान हाइपर नेशन की कोशिश यानी अमेरिका की नीतियां भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग न होकर कॉमन इंडिया पाकिस्तानी पॉलिसी के रूप में है। यदि ऐसा हुआ तो ग्लोबल साउथ का लीडर होने का भारत